गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 30 मई 2020। तो दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे और उसी पोर्शन को टच करेंगे, उसी पार्ट पे डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो आज का न्यूज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जहाँ पे एक तो आज मोदी गवर्नमेंट की 1 वर्ष पूरी होती है और दूसरा कि आज जो है जीडीपी का आंकड़ा जारी हुआ है। तो डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, ये है मोदी 2.0। मोदी जी की दूसरी कार्यकाल है, मोदी 2.0 इसको कहा जाता है नॉर्मली, और इसका 1 वर्ष पूरा हो गया। तो इस उपलक्ष्य में जो है आज 3 से 4 न्यूज़ पूरे पेपर में आया है। एक तो फर्स्ट न्यूज़ ये है, और सेकेंड न्यूज़ भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये सेकेंड न्यूज़ है थर्ड पेज पे। उसके बाद जो है ये, एक सेकेंड, हाँ, ये न्यूज़ है हमारे रक्षा मंत्री जी का। तो तीनों ही न्यूज़ संबंधित है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेकेंड कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, और इस तीनों को कंबाइन करके हम चर्चा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कार्यकाल में आखिर क्या क्या इम्पोर्टेंट परिघटनाएं हुई है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंज हुआ, भारत की राजनीति किस तरह से बदली है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। देखो, इस आर्टिकल में भी जिक्र है, इस न्यूज़ में भी जिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद जो है, जो द्वितीय कार्यकाल हुआ है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के तहत विशेष प्रावधान जो था उसको समाप्त किया गया। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि आर्टिकल 370 को समाप्त किया है। जी नहीं, आर्टिकल 370 को समाप्त नहीं किया है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो विशेष प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसको समाप्त किया गया। और साथ ही साथ आर्टिकल 35A को समाप्त किया गया। क्लियर है? आर्टिकल 35A को समाप्त किया गया है और आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष प्रावधान था उस प्रावधान को समाप्त किया गया। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट परिघटना हुई है कि राम जन्मभूमि पे निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम जन्मभूमि पे आया है, अयोध्या विवाद को लेकर के निर्णय आया है। हमने इस पे डिटेल से डिस्कस किया है, एनालिसिस किया है, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख सकते हो। अयोध्या विवाद जिसकी पृष्ठभूमि 500 वर्षों की है, और उस पर फाइनली निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट परिघटना हुई है कि सरकार ने ट्रिपल तलाक, तीन तलाक को लेकर के सरकार कानून लेकर आई है, जिस कानून का नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो सरकार इससे पहले अध्यादेश लाती थी, लेकिन सरकार ने फाइनली एक्ट ला दिया है, यानी ये अधिनियम बन गया है, देश में ये कानून बन गया है, संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति का मोहर लग चुका है। और यह भी जो हुई है, यह मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के जो है प्रथम वर्ष में यह संपन्न हुआ है, यानी 2019 में हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सरकार ने पारित कर दिया है। इसके तहत क्या क्या बेसिक प्रोविजन था हमने कई बार डिस्कस कर दिया है, और उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, जाकर के देख लेना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सरकार लेकर के आई थी। उसके बाद NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसका भी डाटा जारी किया है। और NRC के तहत उस नागरिक को भारत का नागरिक माना गया है। देखो, डेट याद रखना, 24 मार्च, एक सेकेंड, जी हाँ, यह 24 मार्च ही है। मैंने जाके करेक्ट किया, ठीक है, मैंने जाके चेक किया। कल किसी ने मुझे जो है करेक्ट करने का कोशिश किया था कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से कभी इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई मिस्टेक बोला जाए तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये जो डेट है NRC का, वो है 24 मार्च 1971। और ये इम्पोर्टेंट डेट क्यों है कि NRC के तहत भारत का नागरिक उसी को माना जाएगा जो असम के तहत या असम के अंदर बांग्लादेश से 24 मार्च 1971 तक आ चुके थे।
यानी 24 मार्च 1971 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश से असम में आता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो एनआरसी का जो डाटा जारी किया गया है उन लोगों का डाटा है एनआरसी का जो भारत के नागरिक हैं, यानी 24 मार्च 1971 से पहले भारत में यानी असम में रह रहे थे, राइट। और उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट परिघटना हुई है, हमने परसों डिस्कस किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। इसका रिकमेंडेशन कारगिल वार के समय में ही किया गया था। और इसकी आवश्यकता क्यों है कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ही सेना को कोऑर्डिनेट करेगी, तीनों ही सेना से समन्वय स्थापित करेगी, तीनों ही सेना का कोऑर्डिनेशन करेगी। और ये खास करके युद्ध के समय में अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पद। जैसे वर्तमान में चीन के साथ जो भारत की तनातनी थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें सीडीएस शामिल हुए थे। और ऐसे ही समय में जब तनातनी की स्थिति हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, तो सीडीएस का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह तीनों सेना को समन्वय करने का काम करती हैं। भारत का पहला सीडीएस है और वर्तमान सीडीएस है जनरल विपिन रावत। तो ये सारा का सारा जो काम हुआ है वर्तमान में मोदी जी के जो कार्यकाल है, जो प्रथम कार्यकाल है, यानी पिछले 1 वर्ष का कार्यकाल के दौरान हुआ है। और नॉर्मली यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 वर्ष के दौरान इंपॉर्टेंट जो घटना हुई है उस पर खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको एक बार आप डिटेल से देख लेना, हमने बेसिक जो है थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। देखो, पासवान बोले कई राज्यों ने नहीं दिया गरीबों को राशन। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है, निर्मला सीतारमण जो आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर पैकेज जो 21 लाख करोड़ का पैकेज है टोटल, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषणा हुआ था। और इसके तहत टोटल जो पैकेज दिया गया था 1.70 लाख करोड़ का दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया ये एक योजना था जिसमें कोरोना से निपटने के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। इसमें पहली बात तो है कि जो हेल्थ कर्मी थे, जो हेल्थ में हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उसको 50 लाख रुपए का जो है दुर्घटना होने पे 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा। यानी किसी भी तरह का कोई घटना उनके साथ होती है, अगर कोई मृत्यु हो जाती है बाई चांस, तो उनके परिजनों को जो है 50 लाख रुपए दिया जाएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना से। और इसी के साथ जो है एक अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि अगले 3 महीने में खाद्यान्न की उपलब्धता करवाई जाएगी। अगले 3 महीने में खाद्यान्न की उपलब्धता करवाई जाएगी, जहां पे 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए अगले 3 महीने में 5 किलो चावल पसंद की और 1 किलो दाल जो है मुफ्त दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को, भारत के 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक 5 किलो चावल और 1 किलो दालें अपनी पसंद की, जो चावल होगा या आटा होगा या गेहूं होगा, जो अपनी पसंद की होगी, और 1 किलो दाल दिया जाएगा। ये सारा का सारा प्रोविजन किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, तो बेसिक क्लियर है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। तो उसके बाद जो है पासवान जी का ये आरोप है कि कुछ राज्य इसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। और यही कारण है कि पलायन की जो समस्या बढ़ी है, प्रवासन की समस्या जो बढ़ी है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये भी इसके कारण में से एक था। देखो, संयुक्त राष्ट्र में सफल कार्यकाल के लिए याद किए जाएंगे सैयद अकबरुद्दीन। काफ़ी दिन तक सैयद अकबरुद्दीन साहब जो है काफ़ी दिन तक संयुक्त राष्ट्र में रहे, भारत का प्रतिनिधित्व किया था संयुक्त राष्ट्र में। तो एक बार इसको पढ़ सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं उनके रीजन में क्या हुआ है जब वो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि थे। और वर्तमान प्रतिनिधि कौन है, तो याद रखना टी.एस. त्रिमूर्ति जो है, टी.एस. त्रिमूर्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति, इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का पोजीशन लिया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं त्रिमूर्ति।
देखो यहाँ पे एक जो डिस्कशन है, राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल घटाने पे आंध्र प्रदेश सरकार का अध्यादेश रद्द। देखो इशू सुन लो पहले क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कि जो राज्य चुनाव आयुक्त था उसका कार्यकाल घटा दिया, उसके लिए एक अध्यादेश लेकर आई। और उसके तहत जहाँ पहले राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, इसके जगह उन्होंने क्या किया कि 3 वर्ष कर दिया। यानी अब जो है अध्यादेश आने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल हो जाएगा 3 वर्ष। मैटर पहुंचा हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट? तो अमरावती हाईकोर्ट। याद रखना भारत का ये 25वां हाईकोर्ट है। अमरावती हाईकोर्ट जो है यानी आंध्र प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित यह हाईकोर्ट भारत का 25वां हाईकोर्ट। तो मैटर पहुंचा हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने क्या किया कि जो अध्यादेश था उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया। यानी जो डिसीजन था आंध्र प्रदेश सरकार का कि कार्यकाल घटाया जाए, 5 वर्ष से 3 वर्ष किया जाए, उसको निरस्त कर दिया। राइट। तो बेसिक इशू आपको क्लियर हो गया कि बेसिक इशू क्या है। अब हम चलते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त का गठन कैसे होता है। तो याद रखना भारत के संविधान के 243 आर्टिकल जो है 243 के भारत में 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जो है आर्टिकल 243 को भारत के संविधान में प्रविष्ट किया गया था। आर्टिकल 243 लाया गया था जो पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान करता है। याद है आपको कि 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। और इसी आर्टिकल 243 के तहत प्रत्येक राज्य जो है, प्रत्येक राज्य का विधानसभा कानून बना करके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। और इसका काम क्या होगा? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है, जो मुखिया का इलेक्शन हो गया, जो इलेक्शन हो गया जिला समिति का इलेक्शन हो गया, पंचायत का जो इलेक्शन होता है, तो लोकल बॉडी का जो भी इलेक्शन होता है ये सारा कंडक्ट करवाता है राज्य चुनाव आयुक्त। तो क्लियर है बेसिक कॉन्सेप्ट। राज्य चुनाव आयुक्त का कॉन्सेप्ट कब से आया? ये आया है आपको 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 243 के लाया गया है। और इसी के माध्यम से प्रत्येक राज्य अपने राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त के लिए एक कानून लेकर आएगी संसद में, विधानसभा में, और उसके माध्यम से राज्य चुनाव आयुक्त का गठन किया जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। टीडी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया है, परसों भी डिस्कस किया है, किस तरह से ये जो है इन करता है, सॉरी ईरान से लेकर के, ईरान से आता है वो, उसके बाद वो अफगानिस्तान में इन करता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इन करता है, पाकिस्तान से इंडिया में इन करता है और फसल को नष्ट करता है। फॉ के रिपोर्ट के अनुसार, FAO के रिपोर्ट याद रखना, FAO रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट पे कहा है कि जो टीडी है, एक दिन में टीडी का जो छोटा समूह होता है जिसमें 4 करोड़ टीडी पाए जाते हैं लगभग, वो एक दिन में उतना भोजन नष्ट करता है जितना 35,000 व्यक्ति सुबह और शाम का खाना आराम से खा लें। राइट। चलो इस एडिटोरियल को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट पेज के साथ ही इस एडिटोरियल को डिस्कस किया है। ये रक्षा मंत्री लिखे हैं और इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो द्वितीय कार्यकाल हुआ है और द्वितीय कार्यकाल में जो 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है, इस 1 वर्ष में क्या क्या काम हुआ है इसको लेकर के ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। देखो इसको एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि देश में रियल एस्टेट का जो है अभी स्थिति बहुत ख़राब है, कोरोना से आने से पहले ही ख़राब था। कल जो है GDP का आंकड़ा जारी हुआ है और GDP में रियल एस्टेट का जो ग्रोथ रेट रहा है वो महज 1.3% रहा है। 1.3% पिछले 1 वर्ष में
रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ रेट रहा है जो कि काफ़ी कम है। तो इस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी कमी है। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सीमा विवाद के पीछे चीन के गहरे मंसूबे। देखो यहाँ पे राइटर ने जो है एक बात कही है, मुझे आपको बोलना है कि चीन जो है ना, चीन की एक नीति होती है, एक हथेली और उसके 5 उंगली। जैसे एक हथेली होता है और उसके 5 उंगली होता है। तो चीन का कहना है हथेली क्या है, हथेली उसके लिए तिब्बत, और उंगली क्या है, जैसे मान लो ये हथेली हो गया, तो हथेली क्या हो गया, तिब्बत का क्षेत्र। तो उंगली क्या हो गया, इधर से देखो अरुणाचल प्रदेश एक उंगली हो गया, दूसरा भूटान हो गया दूसरा उंगली, तीसरा हो गया सिक्किम उसके लिए एक उंगली, चौथा हो गया नेपाल हो गया, और पांचवा हो गया ये लद्दाख। तो एक हथेली है, इसके 5 उंगली है, ये कॉन्सेप्ट चीन लेकर के चलता है। यानी ये पांचों ही उसका पार्ट है, यानी तिब्बत का पार्ट है। राइट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि चीन का कॉन्सेप्ट होता है एक हथेली 5 उंगली। यानी ये जो 5 हथेली क्या है, हथेली हो गया तिब्बत का क्षेत्र, और उंगली क्या हो गया, उंगली हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख का क्षेत्र। तो ये पांचों ही पार्ट जो है वो क्लेम करता है कि वो चीन का पार्ट है। राइट, क्लेम करने दीजिए उसे, लेकिन याद रखना एक हथेली 5 उंगली के कॉन्सेप्ट पे चीन चलता है। दूसरा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाटा है कि एक हवाई अड्डा जो चीन के पास हमने शुरुआत किया, सिक्किम में शुरुआत किया पाक्योंग हवाई अड्डा का। याद रखना सिक्किम में जो है हमने पाक्योंग हवाई अड्डा की जो शुरुआत की थी, ये भारत का 100वां हवाई पेड़ था उस समय। तो ये भारत का जो है पाक्योंग हवाई अड्डा, जिसकी शुरुआत हमने सिक्किम में की, इस रूप से आप इसको याद रख सकते हो। तो इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। चीन और भारत के बीच में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, और इसको लेकर के कुछ अलग आप बना सकते हो नोट, पॉजिटिव पॉइंट का अलग से और नेगेटिव पॉइंट का अलग से। आपके पास 5 से 10 पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए और 5 से 10 आपको नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई बार चीन को लेकर के डिस्कस किया है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास जीडीपी का डाटा है और जीडीपी के डाटा पे हमें डिटेल से डिस्कस करना है। देख हमारे पास आ गया जीडीपी का डाटा। कोविड-19 से पहले ही इकोनॉमी पड़ी सुस्त। हमारी जो इकोनॉमी थी वो पहले भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बहुत ख़राब कंडीशन में हमारा इकोनॉमी चल रहा था, और हमारा इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट हो रहा था वो महज 4.2% से ग्रो हुआ। राइट, तो ये 4.2% जो ग्रोथ रेट हुआ पिछले लगभग 11-12 वर्ष में लगभग सबसे कम इसका ग्रोथ रेट इस वर्ष का हुआ है, और ये हुआ है 2019-20 के लिए, यानी कोविड आने से पहले। याद करो ये जो डाटा है, ये डाटा है इकोनॉमी का 31 मार्च तक की, 31 मार्च 2020 तक का, और हमने लॉकडाउन कर लिया था 23 तारीख को, 23 मार्च को लॉकडाउन कर लिया। यानी लॉकडाउन का महज 7 दिन इसमें इंक्लूड है। इस देश की जो जीडीपी है, ये 2019-20 की जो जीडीपी है उसमें लॉकडाउन का महज 7 दिन इंक्लूड है। यानी लॉकडाउन के बाद सोचो कितनी ख़राब कंडीशन होगी। 2019-20 का अगर ये परफॉर्मेंस है भारत का, तो 2020-21 का परफॉर्मेंस क्या होगा, लगभग नेगेटिव जाएगा। हर एक रिपोर्ट यही कह रहा है। तो देखो इसमें इतना डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ जो आपको याद होना चाहिए। किसी भी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, या किसी भी वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। पहला तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट याद रखना 4.2% है 2019-20 के लिए। 4.2% जीडीपी ग्रोथ रेट है 2019-20 के लिए। पिछले वर्ष यह था 6.1%। क्लियर है, पिछले वर्ष 6.1% था 2018-19 के लिए, और 2019-20 के लिए यह है 4.2%। जीडीपी का साइज कितना, जीडीपी का साइज जो है 145 लाख करोड़ का। कितना है, 145 लाख करोड़। इसके रियल जीडीपी कहा जाता है, यानी अस्थिर मूल्य पे जीडीपी का साइज है 145 लाख करोड़। रियल जीडीपी क्या होता है, अस्थिर मूल्य पे,
और अस्थिर मूल्य क्या होता है, 2011-12 का हमारे देश में डिसाइड किया गया है, 2011-12 के समय में जो मूल्य चल रहा था डॉलर का, उस आधार पर रेगुलेट किया जाए, 2011-12 के मूल्य के आधार पर मापा जाए, तो भारत की जीडीपी का साइज है 145 लाख करोड़, जिसे रियल जीडीपी भी कहा जाता है। दूसरी ओर जो वर्तमान मूल्य पे जो जीडीपी का साइज है वो है आपको 203 लाख करोड़। वर्तमान मूल्य पे जीडीपी का साइज है 203 लाख करोड़, जिसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। याद करो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ समय में पहले भाषण दिया था, उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी और उन्होंने कहा कि जीडीपी का 10% जो है सरकार पैकेज दे रही है आत्मनिर्भर पैकेज के रूप में। चूंकि 203 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है जो नॉमिनल है, जो करेंट प्राइस पे है, और इसका 10% होता है लगभग 20 से 21 लाख करोड़, और सरकार ने लगभग इतना ही पैकेज दिया था आत्मनिर्भर पैकेज के तहत लोगों को। तो दो फैक्ट याद हो गया। पहला तो क्या है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 4.2% है। दूसरा कि आकार जो है 145 लाख करोड़ है रियल जीडीपी यानी अस्थिर मूल्य पे 2011-12 के मूल्य पे, और वर्तमान प्राइस में नॉमिनल जीडीपी 203 लाख करोड़ है। ठीक है, क्लियर है। तीसरा कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितना है, 95,000, लगभग 95,000 अस्थिर मूल्य पे है यानी 2011-12 के मूल्य पे है, और वर्तमान के मूल्य पे है 1,34,000। 95,000 अस्थिर मूल्य पे हैं, 2011-12 के मूल्य पे हैं, और 1,34,000 हैं आपको वर्तमान मूल्य पे पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है। राजकोषीय घाटा कितना है, याद रखना 4.6%। राजकोषीय घाटा भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना है, 4.6%। और जो सरकार ने अनुमान लगाया था, सरकार ने कहा था कि यह 3.8% से अधिक नहीं होगा, लेकिन सरकार के अनुमान से कहीं आगे निकल गई राजकोषीय घाटा, यानी हमारी जीडीपी की कंडीशन अभी सही नहीं है। उसके बाद 2019-20 में जो पहली तिमाही थी, याद रखना, उसमें 5.2%, दूसरा में 4.4%, तीसरा में 4.1%, और चौथा जो हुआ है उसमें 3.1% जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ। यानी जो ये चौथा, ये देखो ये अधिक इंपॉर्टेंट है, 3.1%। इसका जो डाटा है, इसमें कब का डाटा है, जनवरी 2020, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च जब भारत में कोविड की स्थिति नहीं थी, तब भी जीडीपी का रिकॉर्ड काफ़ी खराब था। ये 3.1% था, जो अपने आप ही काफ़ी खराब स्थिति का द्योतक है। उसके बाद कृषि में जो ग्रोथ रेट रहा है, कृषि ने कुछ लाज बचाई है अपनी, कृषि में 4% ग्रोथ रेट रहा है। उसके बाद जो विनिर्माण रहे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति काफ़ी खराब रही है, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोरोना का जो इफेक्ट है वो शामिल नहीं है। ये कोरोना के आने से पहले देश का जो स्थिति था वो है। मैन्युफैक्चरिंग में 0.03%, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में 0.03% ग्रोथ रेट रहा है, जो काफ़ी खराब कंडीशन है। कंस्ट्रक्शन में कितना है, कंस्ट्रक्शन में है 1.3%। तो कृषि में याद रखना 4%, विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में 0.03%, और कंस्ट्रक्शन में 1.3%। तो ये 6 डाटा जो है ये आपके काम के डाटा है। इसको 2-3 बार आप देख लेना, आपको याद हो जाएगा, और कोशिश करना कहीं लिख लेने का कॉपी पे। एक वर्ष तक ये सारे डाटा जो है आपको पिछले आने वाले एक वर्ष तक काम देगा। एक वर्ष तक ये डाटा चेंज नहीं होगा, राइट। देखो कोर सेक्टर में आई 38% की गिरावट, 38% की गिरावट जो है भारत के कोर सेक्टर में आई है। कोर सेक्टर में क्या क्या होते हैं तो ये देख लो, रिफाइनरी उत्पाद कोर सेक्टर में होता है, विद्युत होता है, इस्पात होता है, कोयला होता है, कच्चा तेल होता है, प्राकृतिक गैस होता है, सीमेंट होता है, और उर्वरक होता है। कोर सेक्टर का ये 8 पार्ट है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो है कोर सेक्टर में जिसका वेटेज है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है स्टील, चौथा है कोयला, पांचवा है क्रूड ऑयल, छठा है नेचुरल गैस, सातवां है सीमेंट, और आठवां है उर्वरक, राइट। तो ये सारे के सारे जो है कोर सेक्टर है उसमें 38% की गिरावट आई है। क्लियर है।
देखो, अमेरिका रद्द कर सकता है हांगकांग का विशेष आर्थिक सहयोगी का दर्जा। यानी अमेरिका ने क्या किया है कि हांगकांग को विशेष आर्थिक सहयोगी का दर्जा दिया है, लेकिन चूंकि इस हांगकांग पे चीन अपना दबाव बना चुका है, चीन लगभग इसको आधिपत्य कर चुका है, कुछ कानून चीन की संसद में पेश किया गया था। तो ऐसी कंडीशन में जब चीन इस पे अपना इसकी ऑटोनॉमी समाप्त कर रही है, ऑटोनॉमी लगभग समाप्त कर चुकी है, वैसे कंडीशन अमेरिका भी इससे अलग होने का, इसको जो आर्थिक सहयोगी बनाया था उसका दर्जा समाप्त कर सकता है। क्लियर है? अब देखो, अमेरिका की संसद में 2 बिल लाया, 2 बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल लाया अमेरिका की संसद में। और एक बिल जो लाया है वो बिल आया है तिब्बत को लेकर के। यानी अमेरिकी सरकार अब चाहती है कि तिब्बत को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। हमारे लिए बहुत काम का है अगर इस तरह का हो जाता है, तिब्बत को एक अलग देश का दर्जा मिल जाता है और तिब्बत चीन के हाथों से फिर छूट जाता है, तो बहुत अच्छी कंडीशन होगी भारत के लिए। आपको पता होना चाहिए 1950 में चीन ने तिब्बत पे अधिकार कर लिया था। और दूसरा जो बिल लाया है, ये बिल आया उइगर मुस्लिम को लेकर के। याद रखना, उइगर मुस्लिम, उइगर, देखो याद रखना, उइगर मुस्लिम। लगभग ये 10 लाख से भी अधिक मुस्लिम का पॉपुलेशन है जो चीन के झिंजियान प्रांत में रहता है, और इसके मानवाधिकार का काफ़ी हद तक चीन उल्लंघन कर रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, याचनाएं दे रही है, लेकिन विश्व इस पर खामोश है। विश्व के मुस्लिम समुदाय चीन को लेकर के एक्शन ले ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत भी इंडिया में मैटर हो जाए जम्मू कश्मीर को लेकर के या अन्य डिस्प्यूट को लेकर के, तो विश्व के मुस्लिम समुदाय बोलते हैं, लेकिन उइगर समुदाय को लेकर के कभी विश्व के मुस्लिम समुदाय ने नहीं बोला। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये जो उइगर मुस्लिम है, इसको प्रोटेक्शन को लेकर के भी जो है अमेरिका ने बिल लाया। क्लियर है? एक बार इसको देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। चलो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें डिस्कस करना है। ये न्यूज़ है परिसीमन आयोग को लेकर के। हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर हम पुनर्गठन अधिनियम लाए, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाने के बाद, एक बार मैं मैप पे आपको लेकर चलता हूँ, एक सेकेंड। देखो, ये जम्मू कश्मीर का नया मैप है। इसमें जो है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा जम्मू कश्मीर, और ये रिमेनिंग वाइट जो पोर्शन दिख रहा है ये लद्दाख। हमने 2 टेरिटरी बना दिया, 2 टेरिटरी बन चुका है, और दोनों ही वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के तहत आता है। यानी दोनों पे केंद्र सरकार का अधिपत्य है, केंद्र सरकार वहाँ शासन करती है। जम्मू कश्मीर में क्या किया हमने कि वहाँ पे विधानसभा भी गठन किया, जिस तरह से दिल्ली केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर जो होगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। वहाँ लेकिन विधानसभा होंगे, वहाँ भी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा है लद्दाख। लद्दाख पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप हो गया, तो इसी तरह से लद्दाख हो गया। अब देखो, यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसका पार्ट, ये जो पोर्शन है ये एक्साई चीन है, जहाँ पे चीन का लेकर के कब्जा है। और लगभग ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मुजफ्फराबाद, ये सब, तो ये पोर्शन जो है यहाँ पे इस पोर्शन पे पाकिस्तान का कब्जा है, जिसको POK कहा जाता है। इसलिए सरकार ने लद्दाख रीजन, जो सबसे अधिक डिस्प्यूट का रीजन है वर्तमान में, जहाँ पे चीन का भी एक तरफ से कब्जा है और एक तरफ से पाकिस्तान का भी कब्जा है, ऐसे कंडीशन में लद्दाख रीजन केंद्र शासित प्रदेश होगी पूर्ण रूप से। वहाँ पे केंद्र सरकार का अभिशासन होगा, ताकि किसी भी तरह का परिस्थिति हो तो केंद्र सरकार उससे निपट सके। 2 पड़ोसी देश का वहाँ पे कब्जा है। क्लियर है? अब क्या हुआ कि परिसीमन आयोग का गठन किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल, जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा विधानसभा का जो है क्षेत्र है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसको बनाएगा। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि परिसीमन आयोग क्या है। अभी तक इंडिया में महज 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। याद रखना, परिसीमन आयोग, पहली बात तो याद रखो, एक सांविधिक निकाय है। आई रिपीट, परिसीमन आयोग एक सांविधिक निकाय है, यानी इसके संसद के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है।
परिसीमन आयोग की स्थापना हुई थी 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। कहीं कि ये भी लिखा रहता है कि 52, 62 लिखा रहता है, 63 की जगह 62 लिखा रहता है। चूँकि 62 के जो है लास्ट मंथ में, दिसंबर में लगभग इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 62 भी कर सकते हो, 63 भी कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत करना, 52 कर लो, 62 कर लो, 72 कर लो और 2002। 1952, 1962, 1972 और 2002 अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत की संसद के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के जो प्रावधान है, इस प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा का सीमा निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। हमें पता है कि आर्टिकल 370 के विशेष प्रावधान को समाप्त किया गया है और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। यानी हमने जो अगस्त में लाया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, वो इम्प्लीमेंट हुआ, वो इम्प्लांट हुआ, वो शुरुआत हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के तहत संसद एक्ट पारित करती है और एक्ट पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करती है। क्लियर है। परिसीमन आयोग लागू होने से राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था संविधान निर्वाचन आयोग के साथ मिल करके काम करती है। लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट याद रखना, अगर परिसीमन आयोग गठन हो गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है इसको, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा कि परिसीमन आयोग अगर एक बार गठन हो गई और परिसीमन आयोग ने एक बार अगर अपना डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन को लोकसभा में रखा जाता है, डिसीजन को विधानसभा में भी रखा जाता है, लेकिन उस डिसीजन पे किसी तरह का ना तो सुझाव दे सकती है और ना उसको संशोधित कर सकती है। यानी परिसीमन आयोग जो सिफारिश कर देता है कि मान ले किसी राज्य की क्या सीमा होनी, राज्य की क्या लोकसभा की क्या सीमा होना चाहिए या विधानसभा की क्या सीमा होनी चाहिए, तो इसको लेकर के जो रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट अंतिम होता है, उसमें लोकसभा या विधानसभा कोई संशोधन नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इसे किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आई रिपीट, इस पे क्वेश्चन पूछा है। परिसीमन आयोग के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लोकसभा या विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकता। तो क्लियर है परिसीमन आयोग को लेकर के, जा करके पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में इसके डिटेल से देख लेना एक बार आप। पेपर पढ़ने का यही मजा है। ये देखो, हमेशा आपको परिसीमन आयोग जैसी संस्था के बारे में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और जब पेपर पढ़ते हो तो इसके बारे में एक बार डिटेल से अगर आप देख लोगे तो आपका जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। राइट, यानी किस तरह से करंट के पोर्शन को आप अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ो, करंट के पोर्शन को अपने किताब के साथ जोड़ना सीखो, और यहीं से आपकी तैयारी शुरू होती है। चलो, आज हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।